स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों को एंशियंट टाइम का एक ऐसा एम्पायर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लगभग 3 कॉन्टिनेंट पे रूल किया था। आज मैं आप लोगों के सामने रोमन एम्पायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। आप लोग ये वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो वीडियो ला रहा हूँ ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर को कवर कर रहा है। इससे पहले भी मैंने रोमन सोसाइटी से रिलेटेड प्रोस्टिट्यूशन का इतिहास में बताया था और हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी में भी मैंने कुछ रोमन इतिहास के बारे में आपको बताया था। तो वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं जिससे रोमन सोसाइटी के बारे में पता चलेगा थोड़ा बहुत, और इसमें मैं डिटेल्स में थोड़ा बताऊंगा आपको। मैं शुरुआत करने से पहले ओवरव्यू दे दूं। देखिए, रोमन एम्पायर 3 पार्ट में इसका बटा हुआ था। सबसे पहले शुरुआत होता है एंशिएंट रोमन एम्पायर का। पहले वो रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक से पहले एक राजा होता था, राजा का साथ राजा गुजरा, उसके बाद वो रिपब्लिक बनता है, फिर से डिक्टेटरशिप आता है, फिर से आपका जाकर मोनार्की का रूल आ जाता है। फिर जो रोमन एम्पायर है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, और एक होता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसे बाइजेंटियन एम्पायर भी कहा जाता था। तो ये 2 पार्ट में बढ़ गया था, लेकिन आज हम लोग का फोकस वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे ही रहेगा। ईस्टर्न रोमन एम्पायर के बारे में नेक्स्ट कभी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। और एक रोमन एम्पायर था होली रोमन एम्पायर जो जर्मनी में था, तो इसका लिए भी अलग वीडियो आएगा। आज मैं मेरा फोकस वेस्टर्न रोमन एम्पायर जिसका शुरुआत रोम शहर से हुआ था। रोम पहले जब इसका शुरुआत हुआ था तो रोम एक गांव था और उसका नाम भी रोम नहीं था। तो आज हम लोग जानेंगे कि रोम का नाम कैसे पड़ा, रोमन एम्पायर का नाम कहां से आया, इसके बारे में इतिहास हम लोग आज जानेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये मैप देख सकते हैं, ये कितना बड़ा मैप है। ये मैप दर्शाता है कि रोमन एम्पायर कितना दूर तक फैला हुआ था। ये मैप जो है 1117 एडी का है। ये 1117 एडी वो दौर था जब रोमन एम्पायर अपना लार्जेस्ट एक्सटेंट पर था, मतलब सबसे बड़ा एम्पायर उसी वक्त था। इस दौर में रोमन एम्पायर सबसे ज्यादा फैला हुआ था। ये उस दौर का मैप है। तो आप देख ही सकते हैं, ये यूरोप को तो कवर किया ही है, ये अफ्रीका को भी कवर किया है, पूरा नहीं नॉर्दर्न पार्ट, और एशिया का भी कुछ हिस्सा को भी ये कवर किया हुआ है, एशिया माइनर। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। और एंशिएंट रोमन एम्पायर का दूसरा मैप ये देखिए, ये है एंशिएंट रोमन एम्पायर का मैप। एंशिएंट रोमन एम्पायर का जो मैप है, इन लोग जो एरिया को कैप्चर किए थे अलग अलग नाम दे दिए थे। कुछ जगह को नाम दे दिए थे सिविलाइज बारबेरियन, कुछ का नाम दे दिए थे एम्पायर विद रैशी एसेंट। नीचे वाले जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता था उसे दीप साउथ और स्लोटी क्वींस बोलते थे। अलग अलग नाम उन लोग दे दिए थे। ये रोमन एम्पायर लोग एंशिएंट रोमन का वर्ल्ड मैप है। और ये मेडिटेरियन सी है जिसे वो लोग बोलते थे हमारा समुंदर, क्योंकि ये मेडिटेरियन का चारों तरफ क्या था, रोमन एम्पायर फैला हुआ था। तो देखिए जाए तो पूरा मेडिटेरियन पे किसका रूल था, रोमन लोगों का रूल था। देखिए, रोमन एम्पायर का शुरुआत होता है 8th सेंचुरी बीसी में। एक एंशिएंट रोम का एक छोटा सा गांव होता है इटली में, टाइबर नदी के किनारे ये शहर का स्थापना होता है, और ये शहर का स्थापना होता है। और एक छोटा सा गांव से ये शहर आपका जाकर यूरोप में तो फैलता है, उसके साथ साथ वेस्ट एशिया में, नॉर्दर्न अफ्रीका में और मेडिटेरेनियन आइलैंड को भी पूरा कवर कर लेता है। और एंशिएंट रोम का से बहुत कोई लैंग्वेज निकला है, जैसे कि इटालियन लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्तुगीज, रोमानियन। तो ये सब चीज लैटिन से निकला। और एंशिएंट रोम का क्या लैंग्वेज था, लैटिन। फिर उसके बाद आज जो इंग्लिश अल्फाबेट है, कैलेंडर, हम लोग जो कैलेंडर में जुलाई वर्ड पढ़ते हैं, मार्च वर्ड पढ़ते हैं, ज्यादातर सब कुछ रोमन एम्पायर से ही लिया गया। उस दौर का राजा का नाम, जैसे कि जुलाई महीना जो है वो जूलियस सीजर का नाम से लिया गया। मार्च महीना जो ये रोमन गॉड था। बहुत सारा जो प्लैनेट्स है ये भी रोमन गॉड्स के नाम पर है। तो आज बहुत ऐसा चीज, चाहे अल्फाबेट हो, कैलेंडर हो, जो रोमन लोगों का से रिलेटेड है, और पूरा का पूरा यूरोप समझा जाए, और जहाँ जहाँ यूरोप का प्रभाव है वो सब एरिया में आज भी आपका जाकर रोमन एम्पायर का कुछ न कुछ हम लोग को झलकी देखने को मिलता है। और पूरा यूरोप तो समझ लीजिए कि रोमन एम्पायर का सक्सेसर ही माना जाता है। तो आज का जो यूरोप है वो समझ लीजिए कि ग्रीक एम्पायर, ग्रीक के बाद आता है रोमन एम्पायर, ये दोनों का सक्सेसर है आज का यूरोपियन कंट्री। क्योंकि ज्यादातर ग्रीक और रोमन एम्पायर का जो भी कानून था उन लोग का आज लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं लोगों का तरीका पे चलते हैं ज्यादातर। सबसे पहले एंशिएंट रोम का शुरुआत कैसे करके होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जब ये एम्पायर समझ लीजिए कि इतना बड़ा था, इसमें 50 मिलियन से लेकर 90 मिलियन लोग इसमें रहते थे। इसका पूरा एम्पायर में जो दुनिया का 20% आबादी था, और 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक में ये एम्पायर फैला हुआ था। तो इतना बड़ा एम्पायर था।
तो शुरू करने से पहले टाइमलाइन भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका टाइमलाइन क्या है, 753 BCE में ये टाइम है आपका, जाकर शुरुआत होता है यहाँ से रोमन इंपायर का। ट्रेडिशनल डेट फॉर द फाउंडिंग ऑफ द एंशिएंट रोम, मतलब यहाँ से रोमन इंपायर का शुरू होता है। अब अभी रोमन इंपायर नहीं है, समझ लीजिए कि रोम शहर है, एंशिएंट रोम एक शहर, एक छोटा सा किंगडम है। यहाँ से शुरू होता है रोमन रिपब्लिक, फिर उसका रोमन इंपायर बनता है। तो रोम का शुरुआत यहीं से होता है। फिर 509 BC में रोमन रिपब्लिक बनता है। फिर 390 BC में जो रोम लोग हैं वो लोग गॉल्स लोग को हरा कर पूरा इटली पे अपना रूल स्थापना कर देते हैं और एक पावरफुल इंपायर बन के खड़ा होते हैं। फिर आता है 264 से लेकर 241 और 218 से लेकर 202 BCE। ये समझ लीजिए कि पहला और दूसरा प्यूनिक वॉर का समय होता है, जिसे बोला जाता है ग्रेट वॉर। और ये किसका साथ हुआ था, कार्थेज के साथ हुआ था। फिर आता है 83 से लेकर 31 BC। ये पीरियड होता है सिविल वॉर का। सिविल वॉर के बाद रोमन रिपब्लिक खत्म हो जाता है। तो पहले राजा का दौर होता है, समझ लीजिए वो राजा एब्सोल्यूट पावर वाला राजा नहीं था, उसमें भी चेक एंड बैलेंस था, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसका रिपब्लिक बनता है। रिपब्लिक का जब दौर होता है रोमन रिपब्लिक, उस टाइम में सिविल वॉर छुड़ जाता है। सिविल वॉर के बाद रोमन रिपब्लिक खत्म हो जाता है और डिक्टेटरशिप आ जाता है। उसके बाद डिक्टेटरशिप सिर्फ जूलियस सीजर ही का टाइम में रहता है, लेकिन जूलियस सीजर अपने आप को कभी इम्पेरर नहीं घोषित करता है। फिर ऑगस्टस का टाइम आता है जब वो अपने आप को पहला रोमन इंपायर का इम्पेरर मान लेता है। तो 27 BC जब आता है तो ऑगस्टस अपने आप को इम्पेरर घोषित करता है और यहाँ से शुरू होता है रोमन इंपायर। फिर 1117 AD में रोमन इंपायर अपना उरूज में था, सबसे जेनिथ में था। फिर आता है 312 AD। अब जो है रोमन इंपेरर कॉन्स्टेंटीन जो रहता है वो क्रिश्चियन बन जाता है, यानी कि क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। और कॉन्स्टेंटीन जो होता है वो बोलता है कि मैं आज से क्रिश्चियनिटी अपना रहा हूँ। तो पहले रोमन लोगों का धर्म क्रिश्चियनिटी नहीं था, कोई और धर्म था। इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। तो उन लोग का धर्म कोई और था। जो आपका ग्रीस लोग जो धर्म को फॉलो करते थे, समझ लीजिए वही धर्म को रोमन लोग भी फॉलो करते थे। लेकिन कॉन्स्टेंटीन जब क्रिश्चियनिटी अपना लेता है तो वो पूरा रोमन इंपायर भी क्रिश्चियन बन जाता है, लेकिन अचानक से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कर कर। क्यों? क्योंकि पहले दौर में क्या होता था, एंशिएंट टाइम में जो भी राजा होता था वो राजा का धर्म समझ लीजिए कि पूरा उसका जनता का धर्म। तो एंशिएंट दौर में पूरा वर्ल्ड में यही नियम था कि जो राजा का धर्म है वही उसका जनता का भी धर्म होगा। राजा को क्यों? राजा को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया हूँ। तो राजा ही को रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, राजा का कोई बात को ना इनकार नहीं करता था। फिर 395 AD आता है। रोमन इंपायर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न रोमन इंपायर। वेस्टर्न रोमन इंपायर के बारे में आज का हमारा वीडियो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, और ईस्टर्न रोमन इंपायर जो है जिसे बाइजेंटीनियन इंपायर भी कहा जाता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। फिर आता है 410 AD जब गॉट लोग हमला करते हैं आपको जाकर रोमन लोगों के ऊपर। फिर आता है 476 AD लास्ट इंपेरर जो होता है वेस्टर्न रोमन इंपायर का, उसे हरा दिया जाता है और वेस्टर्न रोमन इंपायर खत्म हो जाता है। फिर आता है साल 1453 जब ईस्टर्न रोमन इंपायर होता है वो भी उसका भी डाउनफॉल हो जाता है, बाइजेंटाइन इंपायर भी खत्म हो जाता है। इसके ऊपर भी अच्छा एक लेक्चर वीडियो आएगा। सुल्तान मोहम्मद II, जिसे सुल्तान मोहम्मद भी कहते हैं, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कॉन्कर किया था, तो उनका पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए, कुछ मिथ है, कुछ स्टोरीज है, क्योंकि रियलिटी क्या है ये हम लोग नहीं जानते। जो मिथ चलता आ रहा है उसको ऊपर कैसे करके इस शहर का स्थापना वो हम लोग जानेंगे। ये मिथ में कितना रियलिटी है उसमें नहीं जाते हुए ये मिथ पे जानते हैं कि कैसे करके ये रोमन इंपायर का शुरुआत होता है रोम शहर से, जो कि एक छोटा सा गांव था। रोम में एक मिथ चला आ रहा था कि ये जो शहर है इसे 21 अप्रैल 753 BC को टाइबर नदी के किनारे जो सेंट्रल इटाली में है वहां पर दो भाई, जिसका नाम था रोमुलस और एक का नाम था रेमुस, ये दोनों ने इसका स्थापना किया। बोला जाता है ये रोमुलस और रेमस जो थे ये लैटिन किंग न्यूमिनेटर ऑफ अल्बा लॉन्गा का क्या थे, ग्रैंड सन थे, यानी कि नाती थे, उनका बेटी का दो लड़का थे। और ये जो लैटिन किंग न्यूमिनेटर है ये ट्रोजन प्रिंस एनियस का डिसेंडेंट माना जाता था। तो जो फॉर्चुनेटली देखा जाए तो रोमुलस और रेमस भी किसका डिसेंडेंट है, ट्रोजन प्रिंस एनियस। ट्रोजन वॉर पर भी एक वीडियो आएगा जब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि ट्रोजन वॉर क्या था। अगर नहीं तो आप लोगों ने एक फिल्म है ट्रॉय, वो अगर फिल्म देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा था किस तरीके से जो स्पार्टन होता है वो लोग ट्रॉय लोग को हरा देता है, पूरा तरीके से ट्रॉय शहर को खत्म कर देता था। तो कुछ लोग उसमें बच जाते हैं, उसमें से एक प्रिंस होता है जिसका नाम होता है यही एनियस, वो भाग जाता है अपना वाइफ के साथ हेलेना। तो उन लोग भाग तो जाता है, कुछ लोग, ज्यादा लोग बचते नहीं है, थोड़ा बहुत लोग बच जाते हैं। उन लोग क्या हो जाते हैं, ट्रॉय छोड़ के चले जाते हैं और इटली में आके बच जाते हैं। और उन लोग का सपना होता है कि हमारा भी एक एम्पायर हो
ट्रॉय जैसा फिर से। तो ये सपना बाद में इसका डिसेंडेंट जैसे कि किंग न्यूमिनेटर ये लोग पूरा करते हैं, लेकिन असल सपना उनका जो रियल डिसेंडेंट है रोमुलस और रेमुस मिलके करते हैं। देखिए किंग न्यूमिनेटर जो है वो एक राजा था इटली में ही, पूरा इटली का नहीं, इटली का कुछ एरिया में वो रूल किया करता था, लेकिन उसका भाई को गद्दी चाहिए था। तो उसका भाई जो था जिसका नाम था एमुलियस, वो अपना भाई न्यूमीटर को मार देता है और गद्दी हथिया लेता है। लेकिन फॉर्चुनेटली जो न्यूमीटर होता है उसका बेटी क्या करती है, उसका बेटी जिसका नाम होता है रेया सिल्विया, वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। ये 2 जुड़वा बच्चा का भी पीछे बहुत हेवी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये है कि जो रेया सिल्विया होती है ये मार्स की वाइफ होती है। मार्स जो रोमन लोगों का गॉड था, जिसे बोला जाता था गॉड ऑफ वॉर, युद्ध का देवता। मार्स को युद्ध का देवता बोला जाता था। तो बोला जाता था कि ये युद्ध का देवता मार्स जो है उसका शारीरिक संबंध हुआ था किसका साथ, रेया सिल्विया का साथ। उससे ही ये 2 बच्चा पैदा हुए थे। यानी कि लोग मानते थे ये जो 2 बच्चा है रोमुलस और रेमस ये देवता का बेटा है, तो इनका पास भी देवता जैसा शक्ति है। तो ये बात जब एमुलियस का पता चला कि नहीं या गद्दी का हकदार अभी भी जिंदा है 2 बच्चा, तो वो क्या करता है अपना आदमी लोग को ऑर्डर देता है और बोलता है ये 2 बच्चों को पानी में बहा दो। लेकिन जो उसका जो आदमी लोग होता है उनको बच्चों को पर दया आ जाता है और वो बच्चा लोग को एक टोकरी में बैठा कर छोड़ देते हैं। अब अगर मोजेस और 10 कमांडमेंट मूवी देखे होंगे उसमें देखे होंगे प्रॉफिट मोजेस को किस तरीका से आपको जाकर एक बास्केट में कर उसका बहन क्या करती है, भसा देती है और वो किसका पास चले जाता है, फैरो के पास चले जाता है घर में। तो उसी तरीका से प्रॉफिट मोजेस चले जाते हैं, उसी तरीका से आपका जाकर ये बच्चों लोग को भी छोड़ दिया जाता है, पानी में डूब जाएगा। लेकिन असल में उसको बोला गया था कि पानी में डुबो दो, लेकिन वो उन लोगों को दया आ जाता है तो उन लोग बास्केट में रख के छोड़ देते हैं। इसलिए सोचते हैं कि कोई दूर चले जाएगा, इन लोग पाल लेगा, पोस लेगा, इन लोग मरेंगे भी नहीं और इन लोग बच जाएंगे और नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सी उल्फ जो बोला जाता है कि एक शेपर्ड की वाइफ थी, या बहुत जगह बोला जाता है ये एक देवी थी, वो उसने बचा लिया। बाद में जो शेपर्ड लोग है, जो चरवाहा जिसको बोला जाता है, उन लोग क्या किए, ये बच्चा लोग को पाले पोसे। जब ये बच्चा लोग बड़ा हो गया, जब उनको पता लगा कि हम लोग असल हकदार है गद्दी का, तो उन लोग एरिया को फिर से जाते हैं, कैप्चर करते हैं। लेकिन उन लोग ये सोचते हैं कि जहाँ पर हम लोग मिले थे शेपर्ड लोगों ने जहाँ पर ये 2 बच्चों को जिस जगह से रिकवर किया था, बोलते उस जगह हम लोग एक शानदार शहर बसाएंगे। और यहीं से क्या होता है, उन लोग शहर का स्थापना करते हैं। लेकिन ये शहर का स्थापना करने के टाइम में बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है दोनों भाई के बीच में। तो रोमुलस जो रहता है वो अपना भाई रेमुस को मार देता है। मारने के बाद रोमुलस जो है वो पहला किंग बनता है रोम का। अभी तक रोमन एम्पायर नहीं है, रोम शहर है, उसका पहला किंग बनता है और वो इस शहर का नाम अपना नाम पे ही रखता है। तो रोम शहर किसका नाम से आया, रोमुलस जो उस दौर का राजा था उसी का नाम पे, जिसने ये शहर बसाया था उसी का नाम पे ये शहर का स्थापना होता है और यहाँ से ये किंगडम फैलते फैलते एक बड़ा सा साम्राज्य बन जाता है। चलिए पहला दौर आता है रेगल पीरियड का। 3 पार्ट में ये पीरियड बढ़ गया था। पहला पार्ट रेगल पीरियड, दूसरा रिपब्लिक और तीसरा आपका जाकर दौर आ गया था इम्परर का। रिपब्लिक में ही छोटा सा पार्ट था आपका डिक्टेटरशिप का, जब जूलियस सीजर ने कैप्चर किया था, लेकिन वो कभी भी अपने आप को एम्परर नहीं बोला, तो इसलिए उसे भी रिपब्लिक के अंदर ही माना जाता है। तो ओवरऑल 3 पीरियड गुजरा है। तो पहला दौर है रेगल पीरियड के बारे में और आज हम लोग का कंसंट्रेशन रेगल पीरियड के ऊपर ही रहेगा। देखिए जो रेगल पीरियड है उसका दौर होता है 753 से लेकर 509 BCE तक। इस दौर में राजा लोग रूल किया करते थे और इसका पहला राजा था रोमुलस। लेकिन रेगल पीरियड में जो राजा था उसका पास एब्सोल्यूट पावर नहीं था। एब्सोल्यूट पावर किसको बोला जाता है कि राजा ही जो बोलेगा वही होगा, राजा जो बोलेगा वही कानून होगा, राजा मिलिट्री का भी हेड होगा, पूरे स्टेट का हेड होगा, राजा ही मतलब कि। तो ऐसा रेगल पीरियड में नहीं था। रेगल पीरियड में जो राजा था वो राजा का पास एब्सोल्यूट पावर नहीं था। उसने क्या किया था, जो रोमुलस था वो अपना ही, जब वो राजा तो बन गया, उसे तो किसी ने राजा नहीं बनाया, वो खुद से राजा बन गया पावर ग्रैब करके। लेकिन उसने क्या किया, अपना दौर में ही एक क्यूरी का स्थापना किया। एक क्यूरी जिसे ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह था जिसे क्यूरी कहा जाता था। और ये क्यूरी का जिम्मेदारी था कि राजा को सिलेक्ट करना, इलेक्ट करना, ये राजा को चुनना, ताकि जो ये किंगशिप का जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी ना रहे, बाप का बाद बेटा ना रहे, जो कैपेबल हो उसे ही राजा बनाया जाए। उसके अलावा सेनेट भी हुआ करता था और ये सेनेट का काम था, ये सेनेट में बड़े बुजुर्ग लोग रहते थे, ये इन लोगों का काम होता था राजा को एडवाइस करना। तो टोटल 7 राजा गुजरे हैं रेगल पीरियड में। रोमुलस, न्यूमा पैम्पियस, टुलुस हॉस्टिलुस, एनकुस मार्शियस, लुकियस, टर्क्विन्स प्रिस्कस जिसे टर्क्विन द एल्डर भी कहा जाता है, फिर सर्वियस टूलियस और लास्ट जो होता है वो टर्क्विनियस सुपरबस जिसे टर्क्विन द प्रॉड भी
कहा जाता था। रेगल पीरियड में राजा को रेक्स कहा जाता था। लैटिन में रेक्स का मतलब ही राजा होता है। तो जितना भी राजा थे उन लोगों को रेक्स कहा जाता था। तो एंशियंट हिस्टोरियन लोग बोलते हैं कि पहला जो 6 राजा गुजरा है रोमन इंपायर में रेगल पीरियड में जो पहला जो 6 राजा गुजरा है रेगल पीरियड का, वो बेनेवोलेंट था, जस्ट रूलर था, लोगों के लिए भलाई का काम किया करता था, लोग उन लोग से खुश थे। लेकिन 7वां जो राजा आता है वो बोला जाता है कि टायरेंट होता है और वो अपना जो प्रेडेसेसर होता है यानी कि सर्वियस जूलियस उसे मार कर आता है, यानी कि पावर को वो कैप्चर करता है 7वां राजा। जो 7वां राजा का नाम क्या है? टारक्विन द प्राउड। तो जो टारक्विन द प्राउड होता है वो अपना प्रेडेसेसर सर्वियस जूलियस को मार देता है और किंगशिप को हथिया लेता है, और जो सेनेट होता है लोगों को डरा देता है कि तुमको मुझे ही सिलेक्ट करना है, किसी और को नहीं करना है। फिर जो कॉमन पीपल है उन लोग को ऑप्रेस करता है, उन लोग को मारता है, उन लोग का प्रॉपर्टी हथिया लेता है, उन लोग को गुलाम जैसा व्यवहार करता है, तो लोग उनसे नाखुश होते हैं। और एक और भी बात गुजरता है कि ये जो राजा था इसका बेटा ने एक उच्च घराने की औरत नोबल वुमेन जिसका नाम था लुक्रेशिया उसका बलात्कार करता है, रेप करता है, और राजा अपना बेटा को ये बलात्कार करने पे कोई भी सजा नहीं देता, उल्टा खुश होता है। तो लोग और भी ज्यादा गुस्सा जाते हैं। रीजन जो भी हो, रोम एरा में जो मोनार्की का जो एरा होता है रेगल पीरियड का खात्मा हो जाता है 509 बीसी में, जब 7वां किंग लुईस टारक्विंस सुपरबस को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है और मोनार्की से अब बन जाता है रिपब्लिक। और ये उस टाइम में रिपब्लिक को बोला जाता था रेस पब्लिका। रेस पब्लिका का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। ये जो प्रॉपर्टी है वो लोगों का है। तो पावर किसका हाथ में? लोगों के पास है। तो अब आता है कॉन्सलशिप। ये कॉन्सलशिप क्या होता था? जब आपका जाकर मोनार्की खत्म हो जाता है तो कॉन्सलशिप का दौर शुरू हो जाता है। ये कॉन्सलशिप क्या होता है? देखिए, मोनार्की के बाद पावर चले जाता है 2 एनुअली इलेक्टेड मैजिस्ट्रेट के पास। इन लोग का नाम होता है कॉन्सुल्स। ये जो कॉन्सुल्स होते हैं इन लोग कमांडर होते आर्मी चीफ का, ठीक है। जो आर्मी का जो चीफ होते यही लोग होते, कौन? मैजिस्ट्रेट। क्योंकि पहले जब मोनार्की का दौर था तो राजा लोग का पास आर्मी का कमान होता था, तो राजा लोग का पास कमान होने से होता था राजा जो बोलता था उस मान नहीं पड़ता था, क्योंकि पावर किसका पास? जिसका पास मिलिट्री है। मिलिट्री जिसका पास होगा पावर उसका पास होगा। तो ये जिम्मेदारी किसको दे दिया गया? मैजिस्ट्रेट को दे दिया गया। तो उन लोग क्या थे? कमांडर इन चीफ थे आर्मी का। और ये मैजिस्ट्रेट लोग कौन चुनता था? ये मैजिस्ट्रेट लोग को कुछ लोग चुनते थे जिन्हें सेनेट कहा जाता था, यानी सेनेट में कुछ लोग थे वही लोग मैजिस्ट्रेट को चुना करते थे। और सेनेट में भी कोई नॉर्मल लोग ना होते थे, सेनेट में बहुत उच्च घराने के लोग होते थे जिन्हें पैट्रिशियंस कहा जाता था। ये पैट्रिशियंस लोग थे एरिस्टोक्रेट और नोबेलमैन, उच्च घराने के जमींदार किस्म के लोग। यही लोग सेनेट में हुआ करते थे, यही लोग आपको जाकर मैजिस्ट्रेट यानी कॉन्सुल्स को चुना करते थे। फिर ये कॉन्सुल्स यानी कि रूल किया करता था, ठीक है। ये कॉन्सुल्स तो 2 ग्रुप था उस टाइम में, यानी कि सोसाइटी का 2 पार्ट था। ऐसा देखा जाए तो रोमन सोसाइटी 3 भाग में बटा हुआ था। एक था पैट्रिशियन, दूसरा प्लेबियंस और तीसरा स्लेव। तो पहला पैट्रिशियंस, तो अर्ली रिपब्लिक में क्या था? ये लड़ाई चलते हुए आ रहा था कि किसका बीच में? पैट्रिशियंस और प्लेबियंस के बीच में। पैट्रिशियंस मैंने बता दिया कि जिस तरीके से नोबेल मैन थे, जो बड़ा बड़ा जमींदार एरिस्टोक्रेट, ये लोग थे पैट्रिशियंस जो नहीं चाहते थे कि उन लोग कहां से पावर जाए। और प्लेबियन जो थे ये कॉमन पीपल थे, आम लोग, काम करने वाले लोग, लेकिन उन लोग को भी पावर चाहिए था। तो ये लेके बहुत इन लोगों के बीच में आपस में पावर स्ट्रगल चलते रहा। लेकिन जब ये लोग बाद में देख लिए पैट्रिशियंस की अगर हम लोग पूरा तरीके से प्लेबियंस लोग को दबा नहीं सकते हैं, उन लोग को भी कुछ पॉलिटिकल राइट्स दिया गया, ठीक है। कुछ ट्रिब्यून्स बना दिए गए ताकि उन लोग को भी कोई पावर रहे। तो उन लोग ने क्या क्या पावर दिया कि उन लोग को भी कुछ पॉलिटिकल बॉडी हो, अपना ट्रिब्यून हो, उन लोग को भी वीटो का पावर होना चाहिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग रोमन रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे और 2-3 पार्ट में ये वीडियो बटा हुआ रहेगा। तो आज का वीडियो इधर ही हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग और भी विस्तार से रोमन एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।